friends, welcome to your own YouTube channel Vedant Educare. Myself Athar Bhandari and I am a Vedantian of class 7th. Today I am presenting you history chapter number 2 of class 7th, New Kings and Kingdoms. This chapter is basically on a time period of 700 AD to 1200 AD. Let's take an overview that what we are going to discuss in this chapter. Till 700 AD, that's for brush up that what happened till 700 AD, 700 AD to 1200 AD. That's the basic point that what happened is in this 500 years time period. Till 700 AD. At this time, the early people know how to grow their own crops, so they grow their own crops and settle down at a place. So that forms societies, and societies further form civilization. The first civilization was Indus Valley civilization, that is also known as Mohenjo-daro civilization. And at that time, the China people and Iranis and Aryans mixed with our population, and the India was sink of gold that time. Why? Because जो मसाले होते थे वो दूसरी सिविलाइजेशंस तक जाते थे और जो गोल्ड और प्रीशियस स्टोन होते थे वो हमारी सिविलाइजेशन में आते थे, और इसलिए ही हमारी सिविलाइजेशन में इतने इन्वेजन्स हुए. और अंपायर की विजन से देखा जाए तो यहाँ पे लोकल चीफ रखे गए थे कि जैसे एक विलेज का एक लोकल चीफ हो गया, तो वो क्या करता था, वहां का टैक्स कलेक्ट करेगा और वो डायरेक्ट देगा अंपायर को. और इस टाइम तक आते आते जो सनातन थॉट ऑफ फिलोसॉफी थी वो हिंदुइज्म में इवॉल्व होने लगी. वहां पे ऋग्वेदास लिखना शुरू कर दिए गए थे और इंस्क्रिप्शन लिखने शुरू कर दिए गए थे हिंदुइज्म के ऊपर, और ये थ्रेड बन चुका था सिविलाइजेशन का जो एक दूसरे को जोड़ता था. और यहाँ पे दो और धर्म ऐसे आए जो बहुत महान धर्म कहलाए. एक था बुद्धिज्म और एक जैनिज्म. और यहाँ पे कास्ट सिस्टम इवॉल्व हुआ, मतलब यहाँ पे 4 कास्ट में लोगों को डिवाइड कर दिया जाता था. एक जो आर्मी में काम करते हैं क्षत्रिय, दूसरा जो ब्राह्मण्स होते थे वो नॉलेज का काम करते थे, जो ट्रेडर्स होते थे उन्हें वैश्य, और जो मैनुअल वर्कर्स होते थे उन्हें शूद्र. अब जो यहाँ पे आते आते फ्लेक्सिबल था, जो कास्ट सिस्टम था वो बहुत फ्लेक्सिबल था. मतलब जैसे किसी मैनुअल वर्कर का जो बेटा है उसकी जो नॉलेज है वो बहुत अच्छी है तो वो ब्राह्मण में जा सकता था. लेकिन थोड़ा टाइम आगे बढ़ता है और ये कास्ट सिस्टम बहुत रिजिड होना शुरू हो जाता है. 700 AD to 1200 AD यहाँ पे जो थे बहुत सारे नए अंपायर आए थे, तो क्रॉसिंग हुई थी एक दूसरे की सिविलाइजेशन के ऊपर. जैसे ये एक सिविलाइजेशन है, ये एक सिविलाइजेशन है, तो किसी ने भी एक दूसरे के पे अटैक करा और वो जीत गया तो क्रॉस हो जाती थी सिविलाइजेशन. और इस जो हिस्टोरियन थे इस टाइम पीरियड को डार्क एज कहते थे. ये पूरे इंडिया के लिए नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड के लिए डार्क एज थी, क्योंकि इसमें बहुत नए नए एम्पायर है, बहुत वॉर हुई तो बहुत सारी जानें भी गई. और ये इंडिया के लिए भी डार्क एज थी. क्यों? क्योंकि इंडिया में भी बहुत बड़े बड़े एम्पायर आए थे इस टाइम तक आते आते, जैसे गुज्जर प्रतिहारास, राष्ट्रकूटास. और इस टाइम तक आते आते जो हिंदुइज्म था वो एक परफेक्ट तक इवॉल्व हो चुका था कि वो एक धर्म बन चुका था. यहाँ पे सारे वेदास लिखे जा चुके थे, जितने मैन्यूस्क्रिप्ट लिखने थे वो लिखे जा चुके थे, जितने इंस्क्रिप्शन लिखने जाने थे वो लिखे जा चुके थे, और ये इंडियन सिविलाइजेशन का थ्रेड बन चुका था. और यहाँ इस टाइम के बीच में आते आते जो कास्ट सिस्टम था वो पूरा रिजिड हो गया था. मतलब जो डिवीजन था वो बाय बर्थ होने लगा. जैसे कोई मैनुअल वर्कर है, उसका बेटा कितना ही अच्छा हो फाइटिंग में, वो मैनुअल वर्कर ही रहेगा. अब हम पढ़ेंगे कि न्यू डायनेस्टीज कैसे इमर्ज होती है. अब जो बड़े बड़े वॉरियर चीफ होते हैं, जो बड़े बड़े रीजन के वॉरियर चीफ होते हैं, वो क्या होते हैं, मतलब जैसे दूसरा इलाका उन्होंने जीता तो वो एक इलाका जो राजा था वो हारा तो उसको अपना सामंत बना लेंगे. और सामंत क्या,
वहां वो उसका अंपायर वो वापस दे देंगे कि भाई कहेंगे कि आप सारा टैक्स हमारे को दोगे और थोड़ा सा टैक्स आप अपने पास रखना, जिससे आप अपनी आर्मी बनाओ, और वो आर्मी जब हमारे को जरूरत पड़े तो आप हमारे को दो। और राजा यूज करता था, एक्सपेक्ट करता था कि मतलब वो उनके लिए गिफ्ट्स लाएं और कोर्ट पे प्रेजेंट रहे सामंत। और जो सामंत थे जब पावर गेन कर जाते थे, वेल्थ गेन कर जाते थे, तो वो खुद को हैवी साउंडिंग टाइटल्स देने लगते थे, जैसे महामंडलेश्वर, महासामंत। ये राजा भी करा करते थे, जैसे महाराजा, अधिराजा, त्रिभुवन चक्रवर्ती। तो ऐसे बहुत सारे टाइटल्स देते थे। और हम देखेंगे कि न्यू डायनेस्टीज इमर्ज कैसे होती थी, सामंत के तौर पे। तो जैसे एक बड़ा एम्पायर बना था राष्ट्रकूटास का, तो पहले वो थे सबॉर्डिनेट किस चालुक्यन साम्राज्य के, जो कर्नाटक में था तब। एक दांतीदुर्ग आए, वो 750 एडी के आसपास आए थे। वो एक राष्ट्रकूटास चीफ थे। उन्होंने जो चालुक्यन साम्राज्य था उसको ओवरथ्रो कर दिया, और उन्होंने एक रिचुअल परफॉर्म किया जो होता है हिरण्यगर्भ, द गोल्डन वूम। अब वो होता क्या है, उसमें एक जो परफॉर्मर होता है वो सेक्रीफाइस देता है किसी भी एनिमल का, तो उसको मान लिया जाता है कि इसने रीबर्थ कर चुका है ये। और रीबर्थ किस कास्ट में, क्षत्रिय कास्ट में, आर्मी वाली कास्ट में। वॉरफेयर फॉर वेल्थ, सबसे पहले हम ये नाम डिस्कस करेंगे, वॉरफेयर फॉर वेल्थ। राजा कोई जान पूछ के वॉर नहीं करता था, उसके ऊपर भी फोर्स आता था कि आपको वॉर करनी पड़ेगी। क्यों? अगर आपको अपना जो कंट्री है उसको प्रॉस्पेरस बनाना है तो आपको वॉर करनी पड़ेगी, ताकि आपका लैंड बढ़े और टैक्स ज्यादा है। और अगर आपको आर्मी बड़ी चाहिए, क्योंकि आपके पास अंपायर बड़े बड़े आपसे होंगे, तो वो आपसे कभी भी लड़ सकते हैं और आपको हरा सकते हैं। तो आपको प्रोटेक्शन के लिए आर्मी चाहिए, दूसरे राज्यों को जीतने के लिए आर्मी चाहिए, तो आपको वॉर करनी पड़ेगी। और यही एक इंसिडेंस है कन्नौज का, जो बहुत प्रॉस्पेरस था। ये सिचुएटेड था गंगा वैली के आसपास। और यहाँ पे 3 जो बड़े बड़े अंपायर थे, गुज्जर प्रतिहारास, राष्ट्रकूटास, और एक पाला डायनेस्टी, ये भी बहुत बड़ा अंपायर रहा था। तो ये 3 जनों की स्ट्रगल रहती थी कि मतलब कोई कब अटैक कर रहा है, कोई कब अटैक कर रहा है, तो ये चलता रहता था। और इसलिए जो हिस्टोरियन थे वो उन्होंने इसको डिस्क्राइब कर दिया कि भाई ये ट्री पार्टाइल स्ट्रगल थी। ट्री मतलब 3 और पार्टाइल मतलब पार्टीज, और स्ट्रगल मतलब स्ट्रगल। रूलर मतलब जो डोमिनेंट रूलर जो पावर गेन कर जाते थे, बहुत जिनके पास पैसा बहुत आ जाता था, पावर बहुत आ जाती थी, तो वो बड़े बड़े मंदिर बनाते थे। और इसलिए जब भी इन्वेजन्स होते थे तो वो बहुत बार मंदिरों पे अटैक करते थे। क्यों? क्योंकि मंदिर बहुत बार बहुत रिच होते थे अपने आप में। और ये बेस्ट एग्जांपल है 2 जनों का, सुल्तान मोहम्मद ऑफ गजनी, जो आया था अफगानिस्तान के रूट से, और इंडिया में आके उसने सोमनाथ मंदिर में तहस नहस कर दिया, सारा पूरा सोमनाथ का सारा सोना ले गया। तब सोमनाथ मंदिर बहुत बहुत रिच था तब। और उसने जो इंडियन सिविलाइजेशन थी तो उसको जानने में बहुत उत्सुकता थी कि यहाँ पे होता क्या है। तो उसने एक स्कॉलर रखा था यहाँ पे अपना, अल बरूनी। तो उसने एक वर्क करा था यहाँ पे रह के, एक किताब लिखी थी जिसका अरेबिक वर्क कहलाता है किताबुल हिंद। और एक और एग्जाम्पल है सुल्तान मोहम्मद गजनी, गोरी। तब ये क्यों आया, इन्वेजन क्यों करा? क्योंकि इसको लड़ना था मोहम्मद गजनी से। क्यों? क्योंकि वो जो मोहम्मद गजनी जिस रूट से आया था उस रूट में इनके फादर ने उनसे लड़ाई करी और वो उस वॉर में किल हो चुके थे। तो इसको उससे लड़ना है और गजनी को ऑटोमान से लड़ना है। तो सारे इन्वेजन अपनी इंडिया में, इंडियन सिविलाइजेशन में होते थे बहुत सारे। और वो जीत गया गोरी। तब उसने एक अपना स्लेव अपॉइंट करा था, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो यहीं से शुरू हुई थी दिल्ली के ऊपर राज करना स्लेव डायनेस्टी का। एडमिनिस्ट्रेशन, जब किंग बहुत पावर गेन कर जाते थे, जो मैंने बताया, वो अपने आप को हैवी टाइटल्स देते थे, हैवी साउंडिंग टाइटल्स, महाराजा, अधिराज और त्रिभुवन चक्रवर्ती। और उनको है ना पावर भी शेयर करनी पड़ती थी अपने सामंत के साथ,
क्यों? क्योंकि अगर कोई रिबेल भी कर सकता है, अगर आप उनको पावर नहीं दोगे तो वो भी रिबेल कर देंगे। और ये एक बेस्ट एग्जांपल है एडमिनिस्ट्रेशन का कि 400 से भी ज्यादा टैक्स हुआ करते थे किस अंपायर में? चोला अंपायर में। ये एक फन फैक्ट की तौर पे है आपके बुक में। तो सबसे फ्रीक्वेंट जो टैक्सेस थे वो था विति, कदामिनी, और मतलब ऐसे ऐसे भी टैक्स थे कि आप अगर किसी पाम ट्री पे लैडर का यूज करके चढ़ रहे हो तो उसका आपको टैक्स देना है। अगर आप अपने हाउस के ऊपर रूफ बनवा रहे हो तो उसका आपको टैक्स देना है। और मतलब आप अपनी प्रॉपर्टी किसी आपके सक्सेसर के नाम करना चाहते हो तो उसका भी आपको टैक्स देना है। ये फ्रीक्वेंट टैक्सेस थे तब के। अब हम डिस्कस करेंगे प्रशस्तीज एंड लैंड ग्रांट्स। अब प्रशस्तीज होती क्या थी? प्रशस्ती डिटेल होती थी जो शायद सच ना हो, जो राजा अपने को डिपिक्ट करता था कि मैं ऐसा हूं, मैं इतना बड़ा वॉरियर था हूं, मैं इतना बड़ा ब्रेव हूं, तो वो एक लर्नेड ब्राह्मण से लिखवाता था। और अगर कोई ज्यादा अच्छी तारीफ करता था उसमें तो उसको क्या दे देते थे? बड़ी बड़ी जमीनें दे देते थे। अब राजा का सोचना ही होता था कि अगर ब्राह्मण को जमीनें देंगे तो ब्राह्मण मतलब वो लिखने पे ध्यान देंगे, वो ऐसे पैसे पे ध्यान नहीं देंगे कि मेरी फैमिली के पास पैसा जा रहा है कि नहीं जा रहा। अब क्लोजर लुक में हम डिस्कस करेंगे द चोला साम्राज्य के बारे में। अब एक बहुत छोटी सी फैमिली थी जिसका नाम था मुतरैया। वो कावेरी डेल्टा के आसपास पावर उसकी थी और वो किसके सबऑर्डिनेट थे? पल्लवास किंग के। अब एक राजा आया विजयला। अब वो चोला से बिलोंग करता था उरियार में। उसने ये कावेरी डेल्टा को कैप्चर करा 9th सेंचुरी के आसपास और उसने वहां पे पावर गेन कर ली। और जो उसके सक्सेसर्स रहे उन्होंने पल्लवास को भी जीत लिया, उसके पास आसपास के हिस्से, और पांड्यान्स को भी जीत लिया। अब चोला साम्राज्य का सबसे मोस्ट पावरफुल किंग थे राजराजा वन। अब इन्होंने क्या करा? इन्होंने मतलब जो उनके एडमिनिस्ट्रेशन के तौर तरीके थे इनको पूरा बदला, सब दूसरे काइंड के कर दिए। और इनके बेटे थे राजेंद्र वन। इन्होंने इनकी पॉलिसी कंटिन्यू करी और इन्होंने बड़ी सी नेवी बना ली एक्सपांशन के लिए। ये उस जमाने के लिए बहुत बड़ी बात होती थी कि आपने अपने साम्राज्य की खुद की नेवी बना ली। स्प्लेंडेड टेम्पल्स एंड ब्रॉन्ज स्कल्पचर। अब जो चोला साम्राज्य था उसके पास पावर भी आ गई तो अब उसने बहुत बड़े बड़े मंदिर बनाए, जैसे एक थंजावुर में है और एक गांगीकोंडा चोलापुरम में। ये राजा वन और राजेंद्र वन ने बनवाए थे। और ये मार्वल्स थे स्कल्पचर के, आर्ट के। मतलब इनमें हैंगिंग पिलर्स थे कि जिसके आप नीचे से अपना हैंकरचिफ भी निकाल सकते हो, और म्यूजिकल पिलर्स होते थे कि कहीं पे भी मारो अलग अलग साउंड सुनाई देगा आपको। और जो चोला साम्राज्य था उसके जो टेम्पल्स होते थे वो न्यूक्लियर सेटलमेंट्स बन जाते थे। वो कैसे? जैसे एक जो टेम्पल होता है वो क्राफ्ट का प्रोडक्शन की जगह होती है, वहां पे सारी चीजें होती है कल्चरल वगैरह की। तो वहां पे डांसर भी रहेंगे, म्यूजिशियन भी रहेंगे, टेम्पल्स पे प्राइस भी रहेंगे, और स्वीपर्स, क्लीनर्स, जितने भी लोग होंगे वहां का वर्क एडमिनिस्ट्रेशन देखने वाले वो भी उसके आसपास ही रहेंगे। तो राजा बड़ी बड़ी जमीनें देते था कि आप यहाँ पे रहो और ये मंदिर मुझे बनाओ, कि मुझे ये मंदिर चाहिए और आपको जमीन भी मैं दे रहा हूं कि आप यहाँ रह लो। और जो मंदिर होते थे वो इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल लाइफ के मतलब हब होते थे वहां। और जो चोला साम्राज्य था वो एक और चीज में बहुत फिनिश था पूरे वर्ल्ड में, जो है ब्रॉन्ज स्कल्पचर। वहां के जो ब्रॉन्ज स्कल्पचर है वो बहुत अच्छे बनाए जाते थे, बहुत बारीकी से बनाए जाते थे। एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। अब आपको पैसा कहां से मिलेगा? जो क्रॉप्स आएगी उससे ही ज्यादातर टैक्स मिलता था राज्यों को। और अब आप अगर टैक्स में डेवलपमेंट करोगे तो आपके पास वो क्रॉप्स में डेवलपमेंट करोगे तो आपके पास टैक्स ज्यादा आएगा, और टैक्स आएगा तभी आप कुछ अचीव कर पाओगे बड़ा। तो चोला साम्राज्य ने भी यही करा। उन्होंने सबसे पहले एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट लाया और उनकी जमीन फर्टाइल थी। क्यों? क्योंकि वो कावेरी डेल्टा के आसपास था। तो कावेरी डेल्टा मतलब अपना पानी ब्रांचेस में छोड़ता था तो वो जगह फर्टाइल बन जाती थी और फील्ड के लिए जगह जगह पे पानी भी आ जाता था।
और बहुत सारी जगह उन्होंने लेवलिंग और एम्बैंकमेंट्स बनाया ताकि फ्लडिंग ना हो, और कैनल्स भी बनवाए उन्होंने, परफेक्ट बना रखा था फील्ड्स के लिए कि पानी वहां तक जा सके। और फॉरेस्ट क्लियर करे थे उन्होंने बहुत जगहों के, ताकि वहां पे एग्रीकल्चर हो पाए। अब इस एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ेंगे कि इस साम्राज्य का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता था। जो पीजेंट्स थे उसका सेटलमेंट जो था उसको कहते थे यहाँ पे उर, और जो इन उर्स के ग्रुप होते थे उसको कहते थे नाडु। ये एक रेफरेंस है तमिलनाडु का, कि तमिल का नाडु। और यहाँ पे जो बड़े बड़े नाडु होते थे यहाँ पे बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेशन भी होगा। तो यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन होता था इसको डिसाइड करने के लिए लोग क्या करते थे कि मतलब एक अर्थनवेयर पॉट लेते थे और कम्युनिटीज के मतलब जो एलिजिबल मेंबर्स होते थे उसके नाम पाम लीफ पे लिख देते थे और छोटे छोटे टिकट्स बना के अर्थनवेयर पॉट में डाल देते थे। अब कोई से भी यंग बॉय को गांव में से बुलाया जाता था कि भाई कोई सी भी एक पिक करो स्मॉल टिकट, और जिसका भी नाम है उसको बता दो कि भाई आपका नाम आया, आप इस कम्युनिटी में मेंबर हो। तो एक लॉटरी टाइप सिस्टम यूज करते थे ये लोग।